हेलो एंड वेलकम यू गाइस टू द स्पिरिचुअल कोडर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम यूट्यूब पर एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम डेली लीड कोड की प्रॉब्लम ऑफ द डे करते हैं। तो चलिए आज की प्रॉब्लम देखते हैं। तो जैसे कि आज की प्रॉब्लम जो है वो है हमारी 1043 मीन्स 1043। तो ये क्या कहना चाहती है? क्वेश्चन है पार्टीशन अरे फॉर मैक्सिमम सम। इसने बोला है हमें कि गिवन एन इंटीजर अरे ARR, एक ARR अरे दिया है, इंटीजर अरे दिया है। उसको क्या करना है? पार्टीशन द अरे इनटू कॉन्टिजियस सब अरेज फॉर लेंथ एट मोस्ट के। मतलब उस अरे को हम के पार्ट्स में डिवाइड कर, मतलब के साइज तक डिवाइड कर सकते हैं और के से कम साइज में भी डिवाइड कर सकते हैं। आफ्टर पार्टीशन each subarray has their value changed to become the maximum value of that subarray। मतलब हमने उस अरे को अगर किसी छोटे पार्ट में डिवाइड करा तो उस अरे की सारी वैल्यू उसकी मैक्सिमम वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि अगर मान लो मेरा एक कोई अरे है 1, 10, 15 और 2। सपोज के लिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड करा, इसको पार्टीशन करा, तो मेरा ये वाला जो अरे है इसकी दोनों वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम में कन्वर्ट। मैक्सिमम मतलब 10 और 10, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम आ रहा है वो आ रहा है 10। वैसे ही जब इस वाले अरे को लूंगा तो इसका मैक्सिमम आ रहा है 15। तो जो मेरी दोनों वैल्यू है ना वो कन्वर्ट हो जाएंगी 15 और 15 में। तो जो थ्योरी एक्सप्लेन करना चाहती है वो अभी ये एक्सप्लेन करना चाहती है कि हमारा जो सब अरे होगा उसके अंदर इतने चेंजेस होंगे। क्या चेंजेस होंगे कि उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो उसमें कन्वर्ट हो जाएंगी सारी वैल्यूज, मतलब उसके अंदर जितनी भी वैल्यू वो सारी उसकी मैक्सिमम में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट कहना क्या चाह रहा है? रिटर्न द लार्जेस्ट सम ऑफ द गिवन अरे आफ्टर पार्टीशन। हमें पार्टीशन करने के बाद जो मैक्सिमम, मतलब जो लार्जेस्ट सम मिलेगा वो हमें रिटर्न करना है। टेक्स्ट केस आर जनरेटेड सो दैट द आंसर फिट्स इन अ 32 बिट इंटीजर। टेस्ट केस कुछ ऐसे बनाएगा कि अपने इंट में, मतलब जावा में इंट में आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलिए एक दो एग्जांपल देखते हैं फिर समझते हैं। जैसे कि इन लोगों ने एक एग्जांपल ये वाला लिया है। ओके, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ एक बार, तो 1, 5, 7, ओ सॉरी ये 15 है, कॉमा 9, कॉमा 2, कॉमा 5, कॉमा 10। अगर इस अरे को हम देखें और अगर हम इसको मैक्सिमम तीन तीन, मतलब तीन तीन साइज का डिवाइड कर सकते हैं। तीन तीन साइज का मतलब हम तीन तीन साइज के सब अरे बना सकते हैं मैक्सिमम। अगर मैं कुछ ऐसा करने की पहले कोशिश करूँ तो जो मेरा मैक्सिमम आएगा वो आएगा, यहाँ पर भी 15 आ जाएगा, यहाँ पर भी 15 आ जाएगा, यहाँ पर भी 15 आ जाएगा, यहाँ भी 9 आ जाएगा, यहाँ भी 9 आ जाएगा, यहाँ भी 9 आ जाएगा, यहाँ 10 है। अगर मैं अभी तीन तीन पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ आ जाएगा 45 और ये हो जाएगा 1055 प्लस ये आ गया 27 और ये आ गया 10। अब अगर इसको सम करेंगे अपन तो आ रहा है अपना 55, 55 और 20 65, 75, 75 और 7 आ गया 82। आई थिंक अप्रॉक्स 82 ही आ रहा है आंसर मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से। तो इस केस में 82 आ रहा है अपना आंसर। लेकिन अगर अपन कोई और पार्टीशन लेते हैं, जैसे कि अगर मैं इसके अलावा कोई और एक पार्टीशन लेके बताऊं तो उसमें हो सकता है अपना आंसर डिफरेंस है। तो अपने को वो वाला पार्टीशन लेना है हमेशा जिसमें अपना आंसर मैक्सिमम आए। अगर इस पार्टीशन को हम यहाँ से ना डिवाइड करते हुए डिवाइड कुछ ऐसे करें कि फर्स्ट वाले में कर दे 15, सेकेंड वाला भी 15, थर्ड वाला भी 15। ये तो हो गया। अब हमारा जो ये अरे था इसमें चार एलिमेंट थे। अब की बार हम पहले इन तीनों को ले रहे थे, अब हम इन तीनों को ना लेते हुए इन तीनों को लेते हैं। तो हमारा 9 वैसा का वैसा आ जाएगा और ये तीनों को करने पे आ जाएगा 10, फिर 10 और फिर से 10। तो अगर अब मैं इसका सम करता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा 45, यहाँ से आ जाएगा 9 और यहाँ से आ जाएगा 30। तो 45, 55, 65, 75 और 75 और 9 ठीक है 84। तो मतलब हमारा जो मैक्सिमम आ रहा है वो इस वाले तरीके से आ रहा है जो इन लोगों ने भी बोला है कि मैक्सिमम जो लाके देना है वो लाके देना है 84, और वो आ रहा है इस वाले कॉम्बिनेशन से। तो हमें कुछ ऐसा कोड करना है कि जिससे हमारे इस अरे में हम पार्टीशन कर पाएँ और साथ साथ ये फाइंड कर पाए कि कौन से वाले पार्टीशन से हमको मैक्सिमम मिल सकता है। तो अब जैसे कि ऐसा कभी भी कोई केस आता है तो हमेशा, आई थिंक जिन लोगों ने थोड़ा बहुत भी करा हो,
एज अ बिगिनर भी सोचो, अगर जिन लोगों ने थोड़ी बहुत भी कोडिंग करी है, तो जब भी कोई ऐसा पॉसिबल मतलब क्वेश्चन आता है जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट वेज ट्राई करने हो, जैसे कि इसमें इतना बड़े है, हमको उसके सारे टाइप मतलब सारे पार्टीशन ट्राई करके देखना पड़ेंगे। फिर उसमें से ये देखना पड़ेगा कि कौन से वाले पार्टीशन से हमको मैक्सिमम मिल रहा है, जिससे भी हमको मैक्सिमम मिल रहा है हम उसको कैलकुलेट करेंगे और लास्ट में रिटर्न करेंगे। तो जब भी हमको कोई ऐसा तरीका मतलब ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमको सारे पॉसिबल वेज करने हैं, सारे पॉसिबल वेज ट्राई करने हैं, तो आप उसमें एक चीज़ समझ सकते हैं कि उस केस में हमको रिकर्शन का यूज़ लगेगा। जब भी हमको कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें सारे पॉसिबल वेज बना के तैयार करने, चाहे वो अरे के केस में हो सकता है, स्ट्रिंग के केस में हो सकता है, या किसी डिफरेंट टॉपिक में भी हो सकता है, लेकिन हमको जहाँ भी ऐसा कुछ करना पड़े कि हमको हमारे अरे में कोई चेंजेस करना पड़े और उसके सारे पॉसिबल वेज बना के देखने हो, तो हम उस केस में ये समझ सकते हैं कि हमको इस क्वेश्चन के अंदर रिकर्शन अप्लाई करना है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि रिकर्शन किस केस में, फिर भी मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब भी हमको कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें हमको अरे, स्ट्रिंग या डिफरेंट टॉपिक्स में कुछ चेंजेस अप्लाई करने हैं और साथ साथ उसके सारे पॉसिबल वेज भी बनाने हैं, क्योंकि सारे पॉसिबल वेज बना पाएंगे तभी हम मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड कर पाएंगे। तो जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो आप ये एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहाँ आपको रिकर्शन ट्राई करना चाहिए, मतलब वहाँ सबसे बेसिक जो चीज़ अप्लाई होगी वो होगी रिकर्शन, तो आप रिकर्शन के लिए जा सकते हैं। तो अभी अगर हम हमारे इस क्वेश्चन को देखें, तो हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम थोड़ा सा अप्रोच बनाने की कोशिश करेंगे हम क्या कर सकते हैं, तो हम फिर से चलते, अब हमने ले लिया फिर से अरे अपना 1, फिर से ले लिया हमने अपना 15, हमने ले लिया अपना 7, हमने ले लिया 9, फिर हमारा 2, फिर हमारा 5 और हमारा 10। अब हमने थोड़ा सा डिसाइड कर लिया एज अ बिगिनर कि हमको रिकर्शन की तरफ जाना है। तो रिकर्शन की तरफ जाना है तो रिकर्शन के लिए हमको कुछ तो सोचना पड़ेगा कि यार मैं रिकर्शन भी अप्लाई करूँगा तो रिकर्शन एक बाय एक कॉलिंग होगी, लेकिन कॉलिंग में भी क्या वर्किंग करूँगा। तो जैसे कि एज अ बिगिनर कोई भी सोचेगा कि मेरे को 3 साइज दिया है कि मैं 3 या 3 से कम साइज का बना सकता हूँ, तो मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि यहाँ से चालू करता हूँ, अपने फर्स्ट एलिमेंट को स्टोर कर लेता हूँ अपने पास। अभी मेरे पास 1 मेरा मैक्सिमम है, और इस अरे के लिए फिर से मैं अपने रिकर्शन को कर लेता हूँ कॉल। नेक्स्ट टाइम में अब अभी 1 स्टोर है, उसके बाद नेक्स्ट परम्यूटेशन में जो कैलकुलेशन होगी वो हो जाएगी 15 की करस्पॉन्डिंग, मतलब रिकर्शन जैसे कि अगर आप लोगों को मैं बना के बताऊँ, एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, इस अरे को ले चलते हैं अपने साथ कॉपी करके अपन ब्लैंक स्क्रीन पे। ठीक है, तो जो मेरा अरे है वो है 1, 15, 7, 9, 2, 5 और 10। अब हमें इसके लिए वो वर्किंग सिमिलर करनी है। अब अगर हम देखें कि कोई भी रिकर्शन की अप्रोच आएगी तो हम ये कर सकते हैं कि रिकर्शन में सबसे पहले क्या करें, हम फर्स्ट रिकर्शन कॉल कर लें जिसमें हम फर्स्ट वैल्यू को अपने पास स्टोर कर लें और इस पूरे के लिए रिकर्शन को फिर से कॉल कर दें। जैसे कि आपको पता है रिकर्शन में हम साइज और वगैरह पास कर सकते होते, तो वैसे हम क्या करें, फर्स्ट को अपने पास स्टोर करके रिकर्शन को पूरे के लिए कॉल कर लें। नेक्स्ट इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसका तो अपना फ्लो चलेगा, एक सेकंड जो हम कर सकते हैं कि अब की बार हम 1 और 15 को अपने पास स्टोर कर लें, मतलब दो वैल्यूज को, क्योंकि हमारा जो के दिया है मतलब पार्टीशन का जो साइज है वो हमको दिया है 3, तो हम 3 एलिमेंट तक अपने पास स्टोर कर सकते हैं। तो अब की बार हमने 2 एलिमेंट को अपने पास कर लिया और इसके आगे फिर से इसका फ्लो कैरी ऑन होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइम में 3 एलिमेंट को अपने पास स्टोर कर लेंगे, जैसे 1, 15 और 7, इन तीनों को भी अपने पास स्टोर कर लें और आगे फिर से फ्लो कैरी ऑन कर रहे हैं। अब जैसे इसका फ्लो कैरी ऑन करेगा तो इसका फ्लो कैरी ऑन करेगा इस अरे के लिए, तो इस अरे में ये हो सकता है अब ये 15 को अपने पास रख ले और बाकी पूरा जो फ्लो है वो अपने तरीके से चले। इसका जो सेकंड केस बनेगा वो बनेगा कि 15 के अलावा ये 7 को भी अपने साथ रख ले, जैसे मैंने क्या करा था फर्स्ट टाइम में 2 वैल्यू रख ली थी, वैसे सेकंड से केस में भी तो हो सकता है कि यहाँ पर भी ये 2 वैल्यू को रख ले अपने पास। ऐसे ही हमारा एक थर्ड केस हो सकता है जहाँ ये 3 वैल्यू को अपने पास रख ले। ऐसे ही फिर हमारा इस वाले पार्टीशन के लिए जो वर्किंग होगी वो इतने अरे के लिए होगी। अब तो ऐसे ही इस अरे में जाएगा तो पहले फिर अब इस 7 को अपने पास रख सकता है, इसकी जो सेकंड सिचुएशन बनेगी वो बनेगी 7 और 9 को अपने पास रख सकता है, इसकी जो नेक्स्ट सिचुएशन बनेगी वो 7, 9, 2 के पास रख सकता है अपने,
इट मीन्स इसके थ्रू हमारे सारे ऑल पॉसिबल जो कॉम्बिनेशंस हैं वो जनरेट हो रहे हैं। अगर हम कभी भी पहले एक को स्टोर करके पूरा अरे के लिए नॉर्मल वर्किंग फिर से करवा दें, फिर हमको हमारे पास दो चाहिए तो हम दो के साथ पूरी की वर्किंग करा दें, फिर हमको जब तीन एलिमेंट चाहिए तो हम तीन रख के उसकी पूरी वर्किंग करा दें। ऐसे अगर हमको फोर तक चाहिए होता तो हम फोर भी रख लेते अपने पास, मान लीजिए वन, फिर 15, फिर 7 और फिर 9। अगर हम फोर चाहिए होता तो हम फोर के साथ अपनी वर्किंग कराते। तो वैसे ही हमको जितने भी के चाहिए हम उतने एलिमेंट एक एक करके पहले ट्राई करेंगे अपने पास स्टोर करने की, और उसके आगे के अरे के लिए पूरा पूरा ऐसा रिकर्शन सिमिलर कॉल कर देंगे। और फिर हमारी नेक्स्ट चीज़ क्या होगी कि हमने जितना अरे अपने पास स्टोर करा है इसका मैक्सिमम फाइंड कर दो। इसका मैक्सिमम जैसे आ गया 15, तो हम सबकी प्लेस पे 15 स्टोर कर दें। और या फिर हम एक इजी तरीका कि हम या तो मैक्सिमम फाइंड कर लें, तो मैक्सिमम हमको आ गया 15, और हम देख लें कि हमारे अरे की लेंथ कितनी है, तो हमारे अरे की लेंथ है 4। तो अगर मैं सीधे सीधे 4 में इंटू कर दूँ 15 का, तो मुझे वो आउटपुट मिल जाएगा जो इनको 15 पुट करने के बाद कैलकुलेशन करने पे आता है। जैसे अगर मैं यहाँ भी 15 पुट करता, फिर यहाँ भी 15 पुट करता, फिर मैं चारों को कैलकुलेट करता तो आउटपुट आता 60। लेकिन अगर मैं इसको डायरेक्ट इस तरीके से कर लूँगा तो भी मेरे को 60 ही मिल रहा है। तो एक तरीका ये है कि या तो आप पूरे अरे में चेंजेस करो, सब जगह पुट करके देखो, फिर कैलकुलेट करो, या आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लो। आई थिंक ये तरीका ज़्यादा ईजी है, क्योंकि इसमें आपको अरे में चेंजेस करने पड़ेंगे जिसको फिर आपको बाद में वापस चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऑल पॉसिबल वेज करके देखना है ना ट्राई। तो अगर आपको ऑल पॉसिबल वेज करना है और अगर आप अरे में चेंज कर देंगे तो आपको वापस अरे को पहले जैसा फिर से करना पड़ेगा। तो वो आई थिंक ज़्यादा टाइम टेकिंग कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी उससे, तो आप इसलिए ये जो चीज़ है उसको कर सकते हैं। आप ये करना चाहेंगे तो एक बार ये भी हो सकता है आपके कोड में टीएल आ जाए, क्योंकि आपका अरे बार बार चेंज होगा। तो इसलिए आप ये वाला तरीका ट्राई कर सकते हैं कि अरे की जो लेंथ है उसमें मैक्सिमम का इंटू कर दें, तो ये आई थिंक बेटर रहेगा। तो चलिए हम इस कोड को पहले एक बार करके देखते हैं कि हमारा जो कोड है इसको अगर हम करने की कोशिश करते हैं वो किस तरीके से होगा। तो हम क्या करते हैं, एक मेथड बना लेते हैं अलग से। मैंने एक मेथड अलग से बनाई, पब्लिक इंट, मेथड को ही मैं नाम दे रहा हूँ ऑल वेज। ठीक है, ये मैंने आपको इस पर्पज समझाने के लिए दिया कि ये जो मेथड है ये ऑल पॉसिबल वेज बनाई। अब इसमें अगर मैं आगे कैरी ऑन करूँ तो इसमें मैं ये कर सकता हूँ सबसे पहले कि मैं वहाँ से रिकर्शन कॉल करता हूँ कि अपने ऑल वेज वाले को। इसके अंदर मैं क्या क्या पास करूँगा, इसके अंदर मैं पास करूँगा ए आर आर, फिर नेक्स्ट मेरे को पास करना पड़ेगा के। साथ ही साथ मेरे को कुछ इस तरीके से एक और वेरिएबल पास करना पड़ेगा जो मुझे ये आइडेंटिफाई कराए कि मैंने कितने वेरिएबल स्टोर करे। जैसे हमने डिसाइड करा था कि पहले बार में मैं 1 स्टोर करूँगा, नेक्स्ट टाइम में 1 और 15 स्टोर करूँगा। तो अगर मेरे एक वेरिएबल पास कर लिया मान लीजिए आई, और मेरे आई की वैल्यू 1 है, मतलब मैंने अभी एक वैल्यू कैप्चर कर रखी है। अगर मेरे आई की वैल्यू 2 है तो मतलब मैंने दो वैल्यू कैप्चर कर रखी है। अगर मेरे आई की वैल्यू 3 है तो मैंने तीन वैल्यूज कैप्चर कर रखी है। तो मैं एक आई वेरिएबल ले रहा हूँ जो ये बताएगा कि हमने कितनी वैल्यूज को कैप्चर कर रखा है। अभी कैप्चर कर रखा है मतलब हमने कितनी वैल्यू अपने पास स्टोर कर ली और हमको बचे हुए अरे के लिए रिकर्शन कॉल करना है। तो मैं उसको सेकंड प्लेस पे ले रहा हूँ, या आप फर्स्ट पे भी ले सकते हैं, उसमें कोई मैटर नहीं करेगा। तो यहाँ मैं अभी 0 पास कर रहा हूँ, और अब यहाँ रिसीव में मैंने करा कि एक इंट ए आर आर में अरे में रिसीव कर ली वैल्यूज, नेक्स्ट को मैंने रिसीव कर लिया आई में, नेक्स्ट को मैंने रिसीव कर लिया के में। आई डोंट थिंक सो इतने में किसी को प्रॉब्लम होगी, सबको बेसिक सिंटैक्स कोडिंग आती है। नेक्स्ट प्रोसीजर, अब हमको करना क्या, हमको करना ये है कि हमने जितनी वैल्यू कैप्चर कर ली उसको तो अपने पास स्टोर कर लो, बचे हुए एरे के लिए रिकर्शन कॉल कर लो। तो अगर मैं इस प्रोसीजर को अपने पास करने की कोशिश करूँ तो मैं ये कर सकता हूँ कि पहले मैं एक फॉर लूप यूज़ कर लूँ। अभी आप लोग सोच रहे होंगे मैं फॉर लूप क्यों यूज़ करूँ, पर आप कोड देखते हैं आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। अब मैंने क्या करा कि जो मेरा आई आ रहा है उसको अपने पास स्टोर कर लिया, जे इक्वल आई हो गया, मतलब जे के पास आई आ गया इंडेक्स, है ना। अब मैंने क्या बोला कि जो मेरा जे है वो लेस देन होना चाहिए, किससे, मेरा लेस देन होना चाहिए ए आर सॉरी आई प्लस के से। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मान लो मेरा आई आया इस अरे की जैसे लेंथ मान लीजिए है कितनी है, 3 3 6 और एक 7 लेंथ है। मान लीजिए मेरा अगर आई आ गया 6, तो अब अगर ऐसे में जे को इंक्रीमेंट करते रहूँगा तो जे तो एन के आगे चला जाएगा। तो मैंने इसलिए चेक करा कि जो जे है वो सिर्फ अपने इंडेक्स से 3 मतलब के प्लेसेस तक आगे आगे जाना चाहिए। अगर मेरा आई जो है वो 1 है तो मेरा के आई प्लस के जो होगा वो होगा 4। तो हर बार अपन 1 चल पाएंगे, 2 चल पाएंगे और 3 चल पाएंगे। इट मीन्स आई 2 और 3 तक जा सकता है। और अगर मेरा के 3 है तो हम चाहते भी यही है कि जो आई है वो 3 तक ही जाए।
क्योंकि तीन ही एलिमेंट को एक साथ स्टोर कर सकता है ना मैक्सिमम। तो इस पर्पज से मैंने ये आई प्लस के वाली सिचुएशन लिखी है। नेक्स्ट, अब अगर मैं यहाँ कर दूँ जे प्लस प्लस, आई थिंक बेसिक सा एक लूप है, बस उसकी सिचुएशन सोचने की। अब मुझे करना क्या, अब मुझे करना है कि मुझे हर बार सबसे पहले ये देखना है कि मैंने कितनी वैल्यू कैप्चर करी, उस जितनी वैल्यू कैप्चर की उसमें से मैक्सिमम क्या है। और जो हमने तरीका देखा था कि हम लेंथ में मैक्सिमम का इंटू करके डायरेक्ट अपना सम पास मतलब सम पता कर सकते हैं, तो हम उस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं कुछ वेरिएबल्स बना रहा हूँ। एक बनाया मैंने मैक्स, ये जो रहेगा ये मेरा रिजल्ट स्टोर करेगा, मैक्सिमम जो मेरा हमेशा आएगा। एक और मैंने बनाया एक करंट सम नाम रख लेता हूँ, जय नहीं करंट मैक्स रख लेता हूँ, तो आपको ज़्यादा ईजी लगेगा। आई थिंक करंट मैक्स का मतलब ये है कि मान लो मैंने अगर ये तीन एलिमेंट को कैप्चर करा, तो इन तीनों में से करंट वाला मैक्स कौन सा है, तो करंट मैक्स इनके हिसाब से जो होगा 15, कि इस करंट वाले अरे में जो मैक्सिमम है वो कौन सा है, तो वो होगा 15। तो वो मैंने इसमें स्टोर कराने के पर्पज से यूज़ करें। अब हमको कभी भी मैक्सिमम फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हम यही करेंगे कि हम लिखेंगे करंट मैक्स इक्वल। अब कुछ लोग इफ लगाने की सोचेंगे, बट जैसे जैसे आप थोड़े दिन कोडिंग कर लेते हैं तो आपको समझ में आता है कि हमको इस ऐसी प्लेसेस पे इफ एल्स का यूज़ ना करते हुए कोशिश ये करना चाहिए कि मैक्सिमम बिल्ट इन टाइप ऑफ फंक्शन, क्योंकि सबको पता होता है कि इफ एल्स नॉर्मली हर कोई आजकल अप्लाई कर लेता है। तो आई थिंक आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपके बड़ी कंपनियों का, नॉर्मल कंपनियों का इंटरव्यू राउंड में भी आपको अच्छा शो करेंगे कि आपको कुछ फंक्शंस का भी नॉलेज है। बट हाँ, मैं सॉर्टिंग सर्चिंग के पर्पस में ये नहीं बोलूँगा कि अगर आप इंटरव्यू में तो आप सॉर्टिंग सर्चिंग प्री डिफाइंड अप्लाई करें, या फिर आप इंटरव्यूअर से भी पूछ सकते हैं कि सर मुझे प्री डिफाइंड यूज़ करना चाहिए लिखूँ, या फिर आप किस टाइप की अप्लाई करूँ, और फिर उनका जैसा भी रिस्पॉन्ड आप उसके हिसाब से भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा है यहाँ करंट मैक्स कॉमा, जो मेरी करंट वाली वैल्यू है, करंट वाली वैल्यू क्या होगी मेरी ए आर आर की जे। आई डोंट थिंक सो इसमें किसी को प्रॉब्लम होगी। अभी मेरा ये वैल्यू 0 है। अभी करंट में यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। तो इन दोनों में से क्या ग्रेटर है 1, तो करंट मैक्स में आ जाएगा 1। इसमें किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रोसीजर हमको करना क्या है, अब हमको करना ये है कि हमारे पास करंट मैक्स तो आ गया। अब हमको करना ये है कि हमने लिया एक इंट वेरिएबल, मैंने इसको नाम दिया करंट सम, या फिर करंट सम की बजाय सिर्फ सम देता हूँ तो आपको ईजी रहेगा। इसको स्मॉल कर दो बस सम। अब जैसा कि मैंने बताया था कि अपने को अगर उस पर्टिकुलर एरे का टोटल कितना आ रहा है वो फाइंड करना है, तो अपन वो ये कर सकते हैं कि अपने जो करंट का मैक्स एलिमेंट है उसमें अगर हम इनटू कर दें किसका, हमारे जो अरे की लेंथ है। अब हमारे अरे की लेंथ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि मतलब अभी हमने जितने एलिमेंट को कैप्चर करा है, अगर मान लीजिए मैंने कैप्चर करा है 3 एलिमेंट को, तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि मतलब मेरे 3 एलिमेंट है, अगर मेरा 3 एलिमेंट कैप्चर करा तो मेरे को इसके अंदर 3 का इंटू करना है। अगर मैंने 2 एलिमेंट को कैप्चर करा तो मेरे को इसमें इंटू 2 का करना है। अगर मैंने एक ही एलिमेंट कैप्चर करा है तो मेरे को इसमें इंटू 1 का करना है। तो मैं इसके लिए ये अप्लाई कर सकता हूँ कि मैं एक वेरिएबल बाहर डिक्लेयर कर देता हूँ लूप के। इट मीन्स मैंने एक लूप के बाहर डिक्लेयर करा एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू मैंने रख ली इंट लेंथ इक्वल्स 0। जितनी बार भी हम अंदर आएंगे उतनी बार हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को कैप्चर करेंगे, मतलब एक वैल्यू कैप्चर करेंगे अपने अरे से। तो मैं हर बार एक एक लेंथ बढ़ा दूंगा, क्योंकि अगर हम लूप के अंदर एक बार आए तो लेंथ 1 होना चाहिए, क्योंकि हमने एक ही वेरिएबल एक वैल्यू कैप्चर करी। अगर हम लूप के अंदर 2 बार आए तो हमने 2 वैल्यू कैप्चर करी। अगर हम लूप के अंदर 3 बार आए तो हमने 3 वैल्यू कैप्चर करी। तो जितनी बार हमने वैल्यू कैप्चर करी है उतना काउंट कर लेगा, और हमको उतना ही तो चाहिए तो हम इसका डायरेक्ट उसमें कर देते हैं। तो इससे हमको अभी क्या मिल गया कि हमारे करंट सम में जब हम लेंथ का मतलब हमको अगर हमने 3 वैल्यू कैप्चर करी है, तो इन 3 वैल्यू को कैप्चर करने के बाद अगर हम तीनों वैल्यू पे 15 15 15 पुट कर दें तो हमारा आउटपुट क्या आएगा वो हमको मिल चुका है। अब मैंने बोला था कि अगर हमने 3 वैल्यू कैप्चर करी तो हमने वो 3 वैल्यू के लिए तो कर लिया, बाकी हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर क्या था कि हमको बचे हुए एरे के लिए फिर नेक्स्ट हमको रिकर्शन को कॉल करना था। तो मैंने बचे हुए एरे के लिए रिकर्शन कॉल कर लिया यहीं से, मैंने कॉल बेस को कॉल करा और यहाँ से पास कर दिया क्या, फिर से अपना ए आर आर कॉम। अब ये जो मेरा जे है ये बताएगा कि मैंने कहाँ तक की इंडेक्सिंग को कैप्चर कर रखा है। मतलब मान लीजिए अगर मैंने फर्स्ट इंडेक्सिंग को कैप्चर कर रखा है तो ये जो जे की वैल्यू होगी 1 पे होगी। अगर मैंने 2 तक कैप्चर कर रखा हो तो जे की वैल्यू 2 होगी। अगर मैंने 3 तक कैप्चर कर रखा हो तो जे की वैल्यू 3 होगी। तो अगर हमको बचे हुए एलिमेंट्स को कैप्चर के लिए वर्किंग करना है तो मुझे हर बार जे प्लस 1 ही तो पास करना पड़ेगा। अगर जे यहाँ पर है 7 पर, तो बाकी एलिमेंट जो होंगे वो जे से आगे होंगे। तो मैंने यहाँ से फिर कॉल कर दिया कि आप चले और जे प्लस 1, जैसे कि रिकर्शन का बेसिक चलता है कि हम जहाँ तक वर्किंग कर चुके हैं उससे नेक्स्ट की वर्किंग करा के लिए हम
अगर हमने आई यूज़ करा तो i+1 लिखते हैं, जे यूज़ करा तो j+1। वैसे ही मैंने नॉर्मल अरे के लिए j+1 यूज़ करा है। नेक्स्ट हमने हमारा के भी नॉर्मली पास कर दिया। अब हमारा ये भी काम हो गया। नेक्स्ट अब हमारा प्रोसीजर क्या है कि इससे हमको ऑल पॉसिबल वेज से हमारे पास यहाँ पर आने वाला है रिजल्ट। मीन्स इससे होगा जैसे अभी हमने फर्स्ट वैल्यू को कैप्चर करा, अब ऑल पॉसिबल वेज चला, उसने इस अरे को सॉल्व करना चालू करा, फिर उसने 15 को कैप्चर करा, फिर ऐसे ही नेक्स्ट वाले ने 7 को कैप्चर करा, फिर नेक्स्ट वाले 9 को कैप्चर करा, नेक्स्ट वाले 2 को कैप्चर करा, ऐसे 5 को कैप्चर करा, फिर 10 को कैप्चर करा। अब 10 को कैप्चर करने के बाद यहाँ से रिटर्न आएगा यहाँ पर 10, क्योंकि मैक्सिमम कितना आ रहा है 10। फिर 10 के साथ जब 5 का एडिशन हो जाएगा यहाँ पर दोनों का, तो 5 और 10 का रिटर्न जाएगा यहाँ पर 15। फिर यहाँ पर 15 में जब 2 ऐड हो जाएगा तो जाएगा रिटर्न 17। फिर 17 में जब 9 ऐड हो जाएगा तो इधर से जाएगा 26। फिर 26 से जब इधर 7 जाएगा तो इधर जाएगा 33। फिर 33 से जब इधर 15 जाएगा तो 33 और 15 कितना हो जाएगा 43, 43 और 5 48। फिर 48 से जब इधर जाएगा तो इधर आ रहा है ऐसे सम आ रहा है 49। तो ये फर्स्ट टाइम का जो इसका इटरेशन रहेगा वो कुछ इस टाइप से चलेगा। सेकेंड टाइम में जो इटरेशन चलेगा अगर मैं आपको लिख के बताऊं तो वो इस टाइप से रहेगा कि पहले 1 और 15 कैप्चर है हमारे, फिर नेक्स्ट हमारा 7 और 9 वाले आने के लिए पूरा चलेगा कि 7 फिर 9 फिर 2 फिर 5 फिर 10। इट मीन्स जो हमारे आगे का सॉल्यूशन है वो इसके थ्रू हमारे पास आउटपुट में आने वाला है। तो अगर मेरे पास आगे का सॉल्यूशन, जैसे कि जिन लोगों ने भी नॉर्मली रिकर्शन यूज़ करा होगा उनको पता होगा कि हम जब भी ऐसी सिचुएशन लिखते हैं तो ये रिकर्शन फिर से कॉल होता है और आउटपुट जो आगे आ रहा है वो पीछे की तरफ रिटर्न होता है, वो बैक ट्रैक होता हुआ जाता है। तो बैक ट्रैक में जब हमारे पास यहाँ आउटपुट आ गया तो हमारे सम में टोटल आ गया कि हमारा करंट के टाइम पे सम कितना आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ चेक करेंगे कि हमारा जो मैक्सिमम स्टोर है हमारे पास, क्या हमारा जो करंट में सम आ रहा है वो हमारे पुराने वाले मैक्सिमम से ग्रेटर है, क्या हमारा जो मैक्स है या हमारा जो सम है वो दोनों में से क्या ग्रेटर है। जो भी इनमें से ग्रेटर होगा वो इसमें वापस से इनिशलाइज हो जाएगा। इसके बाद मैंने नेक्स्ट सिर्फ इतना प्रोसीजर करा है कि मैंने नेक्स्ट यहाँ कर दिया रिटर्न मैक्स। अब बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन अभी हमारे कोड में सिर्फ दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम सबसे पहले जैसे कि हम कभी भी कोई रिकर्शन लिखते हैं तो हमको उसका एक बेस केस देना होता है। बेस केस मतलब कि वो किस पोजीशन पे जाके रिटर्न होगा। तो अब मैंने रिटर्न के लिए एक केस दिया है, मैंने यहाँ लिया एक इंट n, जिसको मैंने लिया ARR के लेंथ, और मैंने इसके बाद लगाया एक इफ कि अगर जो हमारा i है वो इक्वल इक्वल हो गया n के, मतलब जो मेरा ये इंडेक्स है ये n तक पहुंच गया, मतलब लास्ट वाले एलिमेंट तक से आगे निकल चुका है, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ से रिटर्न कर दिया 0। मतलब अपन पीछे वाले के पास रिटर्न पहुंचा दो, रिटर्न बैक ट्रैक हो जाओ 0 लेके। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब एक लास्ट प्रॉब्लम है, अब मैंने यहाँ पर लिख दिया i+k। सपोज मेरा i हो गया लास्ट वाला इंडेक्स आई थिंक 6 ही है, 0 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 ही है। तो अब यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया i+k और i की वैल्यू है 6, तो यहाँ 6+k तो 9 हो जाएगा, पर मेरा लूप क्या 9 तक जाना चाहिए, मतलब 6+3 तो टोटल आ जाएगा 9। तो क्या मेरा जो लूप है वो 9 तक जाना चाहिए, पर 9 तो इसमें इंडेक्स ही नहीं है, तो वर्किंग कैसे होगी। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये चेक कर सकते हैं कि अगर हमारी जो सिचुएशन हमने दी है वो n से बड़ी हो जाए, n से बड़ी हो जाए मतलब हमने जो पास करा है वो हमारे n मतलब जो हमारे अरे है उसकी लेंथ से आगे निकल जाए, तो आपको क्या करना है, आपको फिर लेंथ तक ही चलना है, मतलब आपको n तक ही चलना है। तो मैं अगर यहाँ लिख दूँ सिर्फ इतना, दोनों में से जो मिनिमम, अगर मेरा i+k जो है वो n से कम है तो i+k को रख लो, और अगर हमारा n कम है तो n को रख लो। और मैं डॉट मिन लिखना भूल गया, डॉट मिन। इसमें सब क्या होगा कि जो भी मिनिमम होगा, अगर हमारा i+k जो है वो n से बड़ा हो गया तो ये n को कैप्चर कर लेगा, मतलब n को यूज़ कर लेगा, और अगर हमारा n बड़ा है तो ये i+k को यूज़ कर लेगा। तो आई थिंक इस कोड को एक बार सिंटेक्स आई थिंक मुझे ठीक लग रहा है, एक बार रन करके देखते हैं। ओके सेमीकोलन मिसिंग है यहाँ पर सेमीकोलन। तो आई थिंक इट्स वर्किंग फाइन। अब इसको अगर मैं सबमिट करके देखूँ, आई थिंक मुझे लगता नहीं सबमिट होना चाहिए वैसे, बट पता नहीं LeetCode का प्लेटफॉर्म किस टाइप से वर्क करेगा। हाँ मुझे लगा ही था।
टीएलई आ गई यहाँ पर, हमारे टाइम लिमिट एक्सीडेड। मतलब हम जब भी ऑल पॉसिबल वेज को जनरेट कर रहे हैं तो उसमें हमारी प्रॉब्लम आ रही है। तो अब जब भी ऐसी सिचुएशन आए ना कि रिकर्शन में टीएलई आए, तब उस केस में मैक्सिमम हम जो वर्किंग करते हैं ना, वो एक ऐसा टॉपिक है जो रिकर्शन में ही मेनली यूज होता है। इसको अगर आपने, आई थिंक मेरे हिसाब से तो बहुत नाम सुना होगा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, डीपी। तो अगर हम थोड़ा सा बेसिक समझे कि बेसिकली डीपी वर्क कैसे करता है, तो उसके लिए हम एक अलग प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। सपोज मान लीजिए कि मेरा कोई एक अरे है जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, वन बाय वन एक एक वैल्यू ले रहा हूँ और उसके लिए पर्टिकुलर कुछ वर्किंग कर रहा हूँ। फिर मैं टू टू करके वैल्यू ले रहा हूँ, फिर मैं इसके लिए कुछ वर्किंग कर रहा हूँ। सपोज मैंने वन के लिए वर्किंग करी, मेरा आउटपुट आ गया वन। ऐसे फिर मैंने नेक्स्ट के लिए वर्किंग करी, मेरा आउटपुट कुछ भी आ गया ऐसा। फिर मैंने नेक्स्ट के लिए करा, कुछ आउटपुट आया। फिर नेक्स्ट के लिए करा, कुछ आउटपुट आया। फिर नेक्स्ट के लिए करा, कुछ आउटपुट आया। अब मैंने फर्स्ट सिचुएशन में ये प्रोसीजर फॉलो कर लिया। अब नेक्स्ट प्रोसीजर में मैं कर रहा हूँ कि पहले मैंने इन दो वैल्यू को कैप्चर करा, मतलब इन दो वैल्यू को अपने पास स्टोर कर लिया। अब जो बचा हुआ है ना, उसके लिए फिर से वर्किंग होना चाहिए। वो वर्किंग होना चाहिए किस टाइप से, पहले एक एक एलिमेंट करके होना चाहिए वर्किंग, फिर नेक्स्ट टाइम दो दो एलिमेंट करके होना चाहिए। मतलब इन दो के लिए दो 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 करके वर्किंग हो रही, लेकिन थ्री अब सिंगल पहले एक वर्क करे, फिर फोर एक बार सिंगल वर्क करे, फिर फाइव एक बार सिंगल वर्क करे। तो अगर आप देखें तो मैंने लास्ट टाइम भी थ्री, फोर और फाइव के लिए वर्किंग करी थी, और इस टाइम भी मैं थ्री, फोर और फाइव के लिए फिर से वर्किंग कर रहा हूँ। तो इस सिचुएशन में हमारा जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, वो बोलता है कि जब भी आपके और क्वेश्चन में आप जो भी सॉल्यूशन लिख रहे हैं, उसके अंदर ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है कि आप जिस इनपुट के लिए एक बार सॉल्व कर चुके हो और उसी इनपुट के लिए आपको दोबारा सॉल्व करना पड़ रहा हो, तो आप उस सिचुएशन में डायनेमिक प्रोग्रामिंग को अपने कोड में यूज कर सकते हैं। इट मीन्स हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिस भी सिचुएशन के लिए हम पहले से क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, इट मीन्स जिस भी सिचुएशन के लिए हम पहले से इनपुट को सॉल्व कर चुके हैं, हमें उसके लिए दोबारा सॉल्व ना करना पड़े, उसकी वैल्यू हमको डायरेक्ट मिल जाए। तो डायरेक्ट कैसे मिल जाएगी, हम ये कर सकते हैं कि एक अरे बना लें। सपोज एक अरे बना लें, उस अरे में हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद क्या इनपुट आ रहा है, क्या आउटपुट आ रहा है, वो स्टोर कर लें। मतलब अगर वन को सॉल्व करने पे आउटपुट वन आ रहा है, टू को सॉल्व करने पे टू आ रहा है, थ्री के लिए मैं सपोज एक एक्स नाम की वैल्यू ले रहा हूँ कि सपोज हो सकता है थ्री नहीं आए, कुछ एक्स आए, यहाँ वाई है, यहाँ जेड आए, ऐसा। ठीक है। तो अब जैसे एक बार मैंने सॉल्व कर लिया, एक बार सॉल्व करने के बाद मैंने उनकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया। यहाँ पर आ गया मान लीजिए फाइव, यहाँ पर आ गया सिक्स, यहाँ पर आ गया सेवन। तो अब जब भी मुझे कोई बोलेगा कि आप इस थ्री के लिए सॉल्व करके दें, तो मैं थ्री के लिए दोबारा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं थ्री के लिए इस वाले अरे पे जाऊंगा और यहाँ से वैल्यू को उठा लूंगा। तो यहाँ से जो वैल्यू मेरे को मिलेगी वो मिल जाएगी मेरे को फाइव। तो मुझे उसको दोबारा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो बेसिकली डीपी यही कहती है। तो हम इसी को अपने क्वेश्चन में भी अपडेट करने की कोशिश करेंगे। ये डीपी का एक कॉन्सेप्ट है। जब हम डीपी अगर डीप में पढ़ेंगे, कभी अगर मुझे उसके लिए कमेंट आते, तो अगर मैं डीपी की कोई प्लेलिस्ट बताऊंगा, तो मैं उसमें ज़रूर बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर चीज़ को क्या कहते हैं, जो मैंने प्रोसीजर को फॉलो करा। क्योंकि डीपी में टेबुलेशन, मेमोराइजेशन ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। तो जिस टाइप का कॉन्सेप्ट फॉलो करो उसको उस नाम से बोला जाता है। अब अगर मैं इसमें डीपी अप्लाई करने की कोशिश करूँ, तो मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि मैं एक अरे बना लेता हूँ। मैंने एक अरे बनाया, इंट डीपी नाम दिया उसको, इक्वल्स टू न्यू इंट अरे। अब इस अरे की मैंने लेंथ जो चाहिए वो मुझे चाहिए कितनी, कि जैसे मैंने वहां पर देखा था कि मेरे पास पांच एलिमेंट थे, तो मैंने जो डीपी का अरे बनाया था वो पांच साइज का बनाया था। अब यहाँ जो मेरा अरे है उसकी लेंथ है सेवन, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सेवन साइज का एक अरे फिर से बना लूंगा। तो मैंने एरर डॉट लेंथ साइज का अरे बना लिया। अब मेरे को इस जो अरे का यूज़ है वो इस वाली मेथड में लगेगा, तो मुझे इसको उस मेथड तक पास करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर एक पैरामीटर में डीपी को ही पास कर दिया। अब अगर मैंने डीपी को पास करा, तो मैंने यहाँ पर डीपी को रिसीव भी करना पड़ेगा। तो मैंने डीपी को रिसीव कर लिया अपने इस अरे में। अब यहाँ पर हमारा रिकर्शन चल रहा है, तो उस जब रिकर्शन में भी वापस पास करना पड़ेगा। अब मैंने पास कर दिया। अब मैंने क्या बोला कि जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लास्ट में निकाल लें, मतलब हमने किसी भी एक वैल्यू के लिए अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, तो उसको अपने डीपी अरे में स्टोर करो, फिर रिटर्न करो। इट मीन जैसे मैंने बोला था कि अगर मैंने थ्री के लिए एक बार भी सॉल्व कर लिया, तो मेरे को जो थ्री का आउटपुट आया है वो मैं उस प्लेस पे स्टोर कर दूंगा। वैसे ही मैंने यहाँ पर जिस भी प्लेस के लिए इसको सॉल्व कर लिया है, उसी प्लेस पर मैंने डीपी वाले अरे में अपने जो रिजल्ट आ रहा है उसको स्टोर करा दिया। जैसे मैंने थ्री वाले इंडेक्स पे फाइव को स्टोर कराया था, वैसे ही यहाँ पर जो सॉल्यूशन उसका आ रहा होगा मैंने उसको इस वाले इंडेक्स पे स्टोर करा दिया। अब उस पोजीशन पे ये वैल्यू स्टोर हो गई। अब हमारा डीपी जो अप्लाई करना है हमको, वो किस टाइप से अप्लाई करना है,
कि यहाँ पर हम एक और इफ अप्लाई करेंगे कि अगर कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारा जो डीपी अरे के अंदर हमारा जो आई है वो नॉट इक्वल जीरो, नॉट इक्वल जीरो हो मतलब कि वहां पर पहले से कोई वैल्यू अपडेट है। पहले से कोई वैल्यू अपडेट का मतलब क्या हुआ कि हमने उसको पहले सॉल्व किया है। अगर वो नॉट इक्वल जीरो है, बाय डिफॉल्ट जावा में अरे की डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है हर प्लेस पे वो जीरो होती है। लेकिन अगर जीरो के अलावा हमको कभी भी कुछ भी मिलता है मतलब वो पोजीशन पे हमने क्या करा है, सॉल्व कर लिया है। अगर हमने सॉल्व कर लिया तो हमको क्या उसको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं। अगर जरूरत नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, सीधे रिटर्न कर दें अपना डीपी का उस पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू। जैसे कि हमने 3 के लिए करा था, 3 के लिए हमने एक बार सॉल्व करा, आउटपुट 5 आया तो हमने उसको उस इंडेक्स पे स्टोर करा दिया। जब दोबारा हम मान लीजिए 3 के लिए आए तो हमारे आई की वैल्यू 3 होगी। अब हमने चेक करा कि हमारे डीपी के जो 3 वाली इंडेक्सिंग है क्या उस पे हमारी वैल्यू जो है वो पहले से कुछ फिक्स डली हुई है। तो हाँ, उस पे एक वैल्यू पुट है जो 5 है। अगर उस पे 5 मिल गया तो वो नॉट इक्वल जीरो है, मतलब वो पहले से सॉल्व है। अगर वो पहले से सॉल्व है तो हम उसी वैल्यू को रिटर्न करवा देते हैं। सिर्फ इतना सा आई थिंक। अब इसको रन करते हैं। सबमिट करते हैं। हाँ, हमारा कोड सबमिट हो चुका है। अब अब अगर हम कोई ऐसा चाहें कि जब भी हम मान लीजिए अगर डीपी मैक्सिमम लगा लें तो हम ये होता है कि क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते होते हैं कि जैसे अगर हमारा रिकर्शन को फिक्स्ड वर्किंग यहाँ करनी है, सिर्फ नॉर्मली क्या कर रहा है, इसको कॉलिंग का काम कर रहा है और जो हमारा ये वाला रिकर्शन है ये उसके नेक्स्ट स्टेप को कॉलिंग का काम कर रहा है। तो जब भी हमको कोई एक ऐसी स्टेप मिले कि हमारा जो रिकर्शन है वो सिर्फ नॉर्मली उसके नेक्स्ट स्टेप को कॉलिंग का काम कर रहा है, इट मीन्स वो वन बाय वन आगे बढ़ने का काम कर रहा है, तो हम मैक्सिमम इन सिचुएशन में क्या कर सकते होते हैं। जैसे आपने कभी देखा हो कि ऐसी कोई सिचुएशन आई आपको वन बाय वन कुछ प्रोसीजर करना हो तो आप हमेशा मैक्सिमम क्या यूज़ करते आ रहे हो, लूप। तो वैसे ही क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम इस वाले अपना जो क्वेश्चन है इसमें ऐसा कुछ अप्लाई कर दें कि जो हमारा ये जो रिकर्शन वाला प्रोसीजर चल रहा है इसको हम लूप में कन्वर्ट कर दें। हाँ, हम ऐसा कुछ कर सकते होंगे। एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। तो हम ट्राई करते हैं। तो हमारा डीपी अरे बना है। अभी हमने इस चीज़ को यहाँ से हटा दिया। हमने यहाँ पर एक नॉर्मल सा पहले एक लूप लगाते हैं। एक लूप लगाया जिसमें मैंने इंट लिया एक वेरिएबल, आई थिंक जे ले लेता हूँ। जे यूज है क्या? हाँ, जे यूज है। आई ले लेता हूँ यहाँ पर। आई वैसे नीचे यूज है तो अभी मैं जब रिकर्शन हटाऊंगा तो आई का यूज हट ही जाएगा, तो मैं यहाँ पर आई यूज कर लिया। आई को मैंने रखा क्या, अब मुझे अरे की लेंथ की नीड है तो मैंने यहाँ से कॉपी करा और एक वेरिएबल में ले लिया इंट एन इक्वल्स टू। अब यहाँ पर भी एन को ही पास कर दिया। यहाँ पर मैंने इस लूप को लगाया अपना उल्टा अरे की लेंथ के लिए। वो भी मैं बताऊंगा कि मैंने इस लूप को उल्टा ही क्यों यूज़ करा। आप बस अभी बस थोड़ा सा कोड को समझने की कोशिश करिए, उसके बाद में इसको पूरा लॉजिक समझा दूंगा। आई माइनस माइनस। अब मैंने क्या करा, ये जो मेरा कोड है इतना कोड इसको मैंने करा यहाँ से कॉपी और इसके अंदर पेस्ट कर दिया। जैसे हमारे रिकर्शन में जो कोड था मैंने सेम टू सेम कोड अपना इधर पुट कर दिया। मैंने अपने रिकर्शन वाले कोड को सेम टू सेम इधर पुट कर दिया। अब मैंने क्या करा कि ये जो रिटर्न है इसको यहाँ से हटाया और इसको भी सेम टू सेम रहने दिया। ठीक है, इस कोड में अभी कोई अभी सिर्फ मुझे हल्का सा एक चेंज करना है। लास्ट में मैं सिर्फ रिटर्न करूंगा मेरे अरे के जो डीपी वाले अरे के जीरो वाले इंडेक्स पे। ठीक है, ये भी मैं अभी समझा दूंगा, बस अभी आप कोड समझिए कि क्या करना है। और इस कॉलिंग को जो मैंने रिकर्शन को लगा रखा है अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ डीपी के, जैसे कि हमारा रिकर्शन चल रहा था, रिकर्शन भी हमारा क्या कर रहा था, नेक्स्ट स्टेप को कॉल कर रहा था। वैसे मैं यहाँ भी अगर डीपी का J+1 लिख दूँ, अब मैं इस कोड को एक बार हटा देता हूँ। सिर्फ मैंने क्या करा, उस कोड को रिकर्शन से हटा के लूप में कन्वर्ट करा है। अब अगर मैं इस कोड को पहले एक बार रन करके देखता हूँ, आई डोंट थिंक सो इसमें कोई सिंथेटिकल प्रॉब्लम है। हाँ,
ठीक है, एक इंडेक्स की प्रॉब्लम आएगी जो मुझे पता है, यहाँ पर सिर्फ मुझे वन पासवर्ड करना पड़ेगा। मैं भी आपको पूरा प्रोसीजर फिर से एक बार बताऊंगा कि लूप में क्या चेंजेस करने पड़े हमें, और जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आए तो आपको क्या क्या चीज़ें करना पड़ेंगी। आई थिंक नाउ इट्स वर्क फाइन। हाँ, सबमिट करते हैं। हाँ, सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, बट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में थोड़ा सा चेंज है इसमें। क्या चेंज है कि जो हमारा स्टैक के कॉलिंग से जो हमको स्पेस लग रही थी, वो वाली स्टैक की जो कॉलिंग की स्पेस थी वो अब हमारी रिमूव हो गई है। मतलब हमारे रिकर्शन से जो स्पेस यूज हो रही थी हमने उसको ऑप्टिमाइज कर दिया, उसको हमने हटा दिया। अब कुछ जो मैंने बातें बोली थी, वो सबसे पहले ये कि मैंने यहाँ पर जब पहले लास्ट टाइम 7 रखा था, मतलब लेंथ अरे के साइज की रखी, तो अब की बार 1 क्यों रखी। अब की बार लेंथ 1 बढ़ाने का रीज़न ये था कि जैसे मैं लूप को उल्टा यूज़ कर रहा हूँ यहाँ से, सपोज, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ आ रहा है J+1। तो एक सीन ऐसा होगा इसमें, जब आप इसको एक बार ड्राई रन प्रॉपर्ली करेंगे तो इसमें एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब ये n से n+1 की डिमांड करेगा, मतलब डीपी वाले अरे से n+1 की डिमांड करेगा। तो सिर्फ हमने उस सिचुएशन को टैकल करने के पर्पज से एक एक्स्ट्रा इसको स्पेस दे दी कि आप उस एक्स्ट्रा स्पेस को यूज कर लो इस पर्पज से। मतलब सॉरी, n की डिमांड करेगा, n+1 की नहीं, n+1 तो साइज है। डीपी ऑफ n की डिमांड करेगा, तो जब डीपी ऑफ n चाहिए इसको, तो उसके लिए हमको इसकी एक एक्स्ट्रा लेंथ की जरूरत थी, तो हमने सिर्फ उसको पास कर दिया। अब नेक्स्ट रीजन आता है कि अगर आप बोलोगे कि यार भैया जब ऐसी दिक्कत थी तो आप लूप को सीधा यूज कर लेते, आपने उल्टा क्यों यूज करा। तो इसके पीछे रीजन ये होता है कि जब हम डीपी को लूप में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमको क्या होता है, मूव करवाना होता है डीपी वाले अरे को आगे की तरफ। और आगे की तरफ मूव करवाना है मतलब कि जैसे हमारा अरे है, इसमें हमको आगे की तरफ मूव करवाना है। इट मीन्स डीपी वाले अरे में अगर मैं इसको नॉर्मली लूप को अप्लाई करता तो डीपी पहले यहाँ पर कुछ अपडेट करती, फिर यहाँ पर कुछ अपडेट करती, फिर यहाँ पर कुछ अपडेट करती। मान लीजिए यहाँ 1 अपडेट करा, यहाँ 2 अपडेट करा, यहाँ 3 अपडेट करा। लेकिन अपन डीपी से डिमांड करके कर रहे हैं डीपी J+1। तो अगर जे यहाँ पर है तो ये इस वाली वैल्यू की डिमांड करेगा, लेकिन यहाँ तो कुछ है नहीं तो इसको बार बार जीरो मिलता, तो हमारे आउटपुट में मिस्टेक आती। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारे लूप को उल्टा कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम पहले उल्टा चालू करें तो डीपी हमारा जो अरे होगा वो यहाँ पर कुछ अपडेट करेगा। मान लीजिए यहाँ 1 अपडेट करा, यहाँ 2 अपडेट करा, यहाँ पर बाकी वापस पहले जैसा जीरो ही है। तो अगर फिर अब जे हमारा इस सिचुएशन पे आएगा, तो जब हम यहाँ पर J+1 की डिमांड करेंगे तो हमें उस वैल्यू हमें मिल पाएगी, क्यों, क्योंकि हमारे अरे में वो पहले से अपडेटेड है। तो अगर हम डीपी को रिवर्स अप्लाई करेंगे लूप की सिचुएशन में, तो हमारी ये जो सिचुएशन है ये हैंडल हो पाएगी। अगर आप इस लूप को स्ट्रेट लगाने की कोशिश करेंगे तो ये वाली सिचुएशन हैंडल नहीं हो पाएगी। हाँ, कुछ और आपको एक दो सिचुएशन और लिख के आप इस चीज़ को भी हैंडल कर सकते हैं, मतलब आप लूप को भी सीधा लगा सकते हैं। पर मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इस तरीके से यूज़ करते हैं लूप को उल्टा तो आपको बेटर होता है। सिर्फ आपको उसमें इतना ही पता और होता है कि डीपी को अप्लाई करते टाइम अगर मैं J+1 वाली सिचुएशन को यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे लूप को उल्टा यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो वैल्यू पीछे से अपडेट करता है और मुझे हर बार वैल्यू उसकी एक आगे वाली सिचुएशन की चाहिए। तो अगर हम वैल्यू को पीछे से अपडेट करेंगे तो मुझे वैल्यू मिल पाएगी। इस पर्पज से हम ये चाहेंगे कि जब भी हम लूप उल्टा लगाएंगे डीपी का, तो हम यहाँ पर J+1 को कॉल कर पाए। एक ना लास्ट चीज़ ये, जैसे कि हमारा लास्ट रिकर्शन हमने लिखा था तो रिटर्न वहाँ लिखा था सेम टू सेम ही है। उसके अलावा तो और किसी सिचुएशन नहीं है। अब लास्ट में डीपी ऑफ जीरो क्यों रिटर्न करा, जब हम सॉल्व करते हुए पीछे से आ रहे हैं कि पहले हमने इस पोजीशन को अपडेट करा, फिर 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 हमने इस पोजीशन को अपडेट करा, तो हमारा लास्ट में जो रिजल्ट आएगा ना, वो टोटल होने के बाद सब पोजीशन से सॉल्व होते हुए इसी पोजीशन पे आएगा, मतलब जीरो वाले इंडेक्स पे ही आएगा। इसलिए हमने रिटर्न करा। लेकिन अगर आप उसी को थोड़ी सी सिचुएशन लगा के रिकर्शन को, मतलब लूप को ऐसा टाइप से लगाते हैं कि वो आगे की तरफ मूव कर रहा होता, तो हमारा जो आउटपुट आता है वो हमारा कुछ इस प्लेस पे आता, मतलब एन वाली सिचुएशन पे आता। तो अगर आप लूप को सीधा यूज करेंगे तो आपको लास्ट में जो आपको आउटपुट आएगा वो एन वाली सिचुएशन पे आएगा, तो आप उस चीज़ का भी ध्यान रख सकते हैं। आई थिंक इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई थी, होगी। बाकी अगर आप लोग टीपी समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है मैं डीपी के, अगर मुझे कुछ कमेंट्स आते हैं तो हो सकता है मैं डीपी की भी एक सीरीज चालू कर दूँ। अगर आप लोग डीपी पढ़ना चाहें तो उसकी मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसमें मैं इसका पूरा बेसिक समझाऊंगा कि आप कैसे सोच सकते हैं कि डीपी आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। अब यहाँ मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना पड़ा इसलिए मैं उसका बेसिक समझा नहीं सकता, तो वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो आई थिंक आपको ओवरऑल समझ में आ पाया होगा कि डीपी क्या है, ये क्वेश्चन किस टाइप से वर्क कर रहा है और हम कैसे काम कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हाँ, और अगर मैं इस क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी बता दूँ तो इस क्वेश्चन की जो कॉम्प्लेक्सिटी वो होती है कि हमारा जो पहला लूप है वो चल रहा है n टाइम्स।
तो वो हो गया ऑर्डर ऑफ एन। और हमारा जो ये के लूप है, अंदर वाला जो लूप है, ये बेसिकली चल रहा है ऑर्डर ऑफ के टाइम्स। तो ये ही हमारी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आप रिकर्शन में भी देखेंगे तो रिकर्शन में भी हम यही चीज़ फॉलो कर रहे थे और लूप में भी हम यही चीज़ फॉलो कर रहे हैं। अब अगर हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अभी जो हमारी है वो है सिर्फ ऑर्डर ऑफ एन, मतलब हमने जो अरे के लिए बनाई है डीपी वाले। और अगर हमारा जो लास्ट था जिसमें हमने स्टेक रिकर्शन का यूज़ करा तो वहाँ हमारी जो हो रही थी वो हो रही थी ऑर्डर ऑफ एन प्लस जो हमारी रिकर्शन के लिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी स्टैक में लगती है। तो स्टैक में आई थिंक एन एन टाइम्स कॉल हो रहा था, ऑर्डर ऑफ एन स्पेस वो भी लेगा अपने स्टैक में। स्टैक जो कॉलिंग के लिए लग रही थी वो, और ये जो हमारे अरे के पर्पज से लगी है। तो ये हमारी रिकर्शन के टाइम आ रही थी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और ये हमारी जो है लूप के टाइम आ रही है। आई थिंक आप ओवरऑल अब सब चीज़ें समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इस सीरीज से जुड़े रहिए अगर आप ऐसी और वीडियो चाहते हैं, और अगर आप डीपी पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा।